नमस्कार। YouTube चैनल होम्योपैथी फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है, मैं अभिनंदन है। आज हमारा विषय है मुंह के छाले। ये एक बहुत सामान्य समस्या है, अक्सर लोगों में देखी जाती है, खासतौर से ग्रामीण अंचलों में इस समस्या से ग्रसित ज़्यादा लोग पाए जाते हैं। इस बीमारी को तकनीकी भाषा में स्टोमेटाइटिस या चिलोसिस के नाम से जाना जाता है। आइए आज इस विषय पर हम आपको जानकारी देते हैं कि स्टोमेटाइटिस बार बार क्यों होती है और उसके लिए क्या किया जाए कि जिससे कि इसका उपचार जल्दी संभव हो सके और मरीजों की तकलीफ कम हो। तो इस विषय पर आपको जानकारी दें, इससे पहले मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। और इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, जिससे कि आपको बीमारी की पूरी सही सटीक जानकारी मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। 1.1 मिलियन लोग प्रतिवर्ष भारत में चिलोसिस या स्टोमेटाइटिस से पीड़ित हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं खासतौर से इस बीमारी की ज़्यादातर शिकार होती हैं। तमाम तरीके की भ्रांतियां ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं कि ऐसा करने से होता है, वैसा करने से होता है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये तकनीकी रूप में एक बीमारी है जिसे चिलोसिस के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 3 तरह से सामान्यता दिखाई देती है। पहले तरीके में मुंह के अंदर छाले से निकल आते हैं, दाने से निकल आते हैं और मुंह की श्लेष्मा झिल्ली यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ एकदम से सुर्ख लाल यानी कि रेड दिखाई देती है। जी हाँ, इस तरह से जो स्टोमेटाइटिस या चिलोसिस अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, उसे एंगुलर स्टोमेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। दूसरे तरीके की स्टोमेटाइटिस कैसी होती है? आइए दूसरे तरीके की स्टोमेटाइटिस के बारे में आपको बताएं। जब घाव दिखाई दें, ऐसा लगे कि पंचिंग मशीन को रख करके किसी ने वहां पर पंच कर दिया है, यानी कि गोल सा पूरा गहरा घाव दिखाई दे और उस घाव में बहुत अधिक दर्द हो और खाने पीने में तकलीफ हो, तो इस तरीके की जो स्टोमेटाइटिस होती है, इसे अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस के नाम से जाना जाता है। तीसरे तरीके की स्टोमेटाइटिस फंगल इन्फेक्शन होता है। इसे फंगल थ्रश के नाम से भी जाना जाता है। पहले छोटे छोटे पैचेस मुंह की म्यूकस मेम्ब्रेन यानी श्लेष्मा झिल्ली पर दिखाई देते हैं, फिर वो छोटे छोटे पैचेस आपस में जुड़ते जुड़ते एक बड़ा हिस्सा जीभ के ऊपर या गाल के अंदरूनी हिस्से को घेर लेते हैं और इसे फंगल थ्रश कहा जाता है। खास तौर से बच्चों में ये समस्या बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, और उनमें भी जो बच्चे दूध पीने वाले होते हैं उनमें फंगल थ्रश की मुश्किल सबसे ज़्यादा होती है। अब मैंने समझा दिया गया कि चिलोसिस या स्टोमेटाइटिस कितने तरीके की होती है। अब सवाल पैदा होता है कि इस बीमारी का कारण क्या है। चिलोसिस या स्टोमेटाइटिस या मुंह के छाले, और इसे यहाँ स्थानीय भाषा में, भारत के अंदर स्थानीय भाषाओं में तमाम अलग अलग तरीके के नाम भी दिए गए हैं। तो इस बीमारी का जो मुख्य कारण है वो हाइपोविटामिनोसिस होता है, यानी कि विटामिन की डेफिशिएंसी। विटामिन B12 के जो विभिन्न अवयव होते हैं उनकी कमी के कारण ये चिलोसिस या स्टोमेटाइटिस हो जाती है। और जब गांव में गर्मी के मौसम में, खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, जब इस बीमारी का प्रसार एकदम से शुरू होता है तो वहां पर ज़्यादातर लोगों में हाइपोविटामिनोसिस या इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं। तो विटामिन B12 के विभिन्न अवयव के कमी के कारण ये हाइपोविटामिनोसिस होती है और इस विटामिनोसिस के कारण ये तकलीफ शुरू हो जाती है। अब दूसरी समस्या आप समझिए कि दूसरा क्या कारण हो सकता है। दूसरा कारण बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। वैसे तो हमारे मुंह के अंदर, हमारी श्लेष्मा के अंदर तमाम तरीके के बैक्टीरिया ऑलरेडी मौजूद रहते हैं जो कि पाचन तंत्र में हमारा सहयोग करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इन बैक्टीरियाज की, इन विषाणुओं की संख्या एक नियंत्रण में रहती है और जब ये संख्या नियंत्रण के बाहर हो जाती है तब ये
स्टोमेटाइटिस कॉज करते हैं और इस स्टोमेटाइटिस को अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस कहा जाता है। अब तीसरे तरीके की स्टोमेटाइटिस फंगल स्टोमेटाइटिस है। एक फंगस जिसका कि नाम कैंडिडा एल्बिकेंस होता है। कैंडिडा एल्बिकेंस के कारण छोटे छोटे पैचेस मुंह के अंदर बनते हैं और वो आपस में जुड़ते चले जाते हैं और इसे सामान्यतः कैंडिडियासिस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह हमने समझ लिया कि स्टोमेटाइटिस क्या होती है, उसके कारण क्या होते हैं और स्टोमेटाइटिस कितने तरह की होती है। इस सारी जानकारी के बाद अब बारी आती है कि स्टोमेटाइटिस हो जाने पर एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य मरीज क्या करे जिससे उसे तुरंत फुरत राहत मिल जाए। तो तुरंत फुरत राहत मिलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑयली, स्पाइसी यानी कि वसा युक्त भोजन ना करें। खाने में दही का उपयोग करें। दही के अंदर जो लैक्टोबैसिलस होता है, इस बैसिलस की ग्रोथ से हमारी स्टोमेटाइटिस को ठीक करने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर मुंह के अंदर दर्द बहुत ज़्यादा हो तो एक बर्फ़ का टुकड़ा भोजन के पूर्व रख लें, क्योंकि ऐसे मरीज़ों को खाने में बेहद तकलीफ़ होती है। खाने के बाद कुल्ला करें। कुल्ला करने के लिए आप होम्योपैथी में एक दवा आती है कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस। एक कप पानी लें और उसमें 1 चम्मच कैलेंडुला ऑफिसिनेलिस डाल दें और फिर उसके बाद सुबह शाम उससे कुल्ला करें। इससे स्टोमेटाइटिस आपकी जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि फिटकरी के पानी से कुल्ला करने पर भी स्टोमेटाइटिस जल्दी ठीक हो जाती है और इसे भी आजमाया जा सकता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आजमाने में कोई नुकसान नहीं है। अब बारी आती है दवाइयों की। आखिर होम्योपैथी में कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और किस तरह की स्टोमेटाइटिस में कौन सी दवा ज़्यादा कारगर है। तो थोड़ा सा इस संदर्भ में आपको जानकारी में दे दूं कि स्टोमेटाइटिस में मर्क्सॉल एंगुलर स्टोमेटाइटिस में बहुत कारगर है। अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस में नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बहुत कारगर है। इसी तरह एप्थस में बोरेक्स बहुत उपयोगी पाई गई है। इन दवाइयों के अगर आपको डिटेल्स जानने हैं तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में इन दवाइयों के कंप्लीट सिम्टोमेटोलॉजी, उनके डिटेल्स सिम्टम्स, कब किस दवा का उपयोग करना चाहिए, दवाइयों के डिफरेंशिएशंस क्या हो सकते हैं, एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज़रूरतें हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, क्योंकि इस छोटे से वीडियो में इतने लंबे डिस्क्रिप्शंस दिया जाना संभव नहीं है। तो मैं आप समझ सकता हूँ कि आपको स्टोमेटाइटिस के बारे में एक पूरी जानकारी मिल गई होगी और स्टोमेटाइटिस जब भी आपको होगी आप ज़रूर प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, स्टोमेटाइटिस का अपना घर पर स्वयं से इलाज 2-3 दिन तो उचित होता है, क्योंकि कई बार कई ऐसे जनरल कॉजेज़ होते हैं जो शरीर के अंदर दूसरी जगह पर मौजूद होते हैं, लेकिन मुंह के अंदर के लक्षणों के माध्यम से वे प्रकट होते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि स्टोमेटाइटिस अगर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन चल रही है तब तो ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा जा रही है तो किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक या किसी भी चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें, जिससे यह तय हो सके कि आपके स्टोमेटाइटिस के पीछे कहीं कोई जनरल कॉज तो नहीं मौजूद है और उसका इलाज बगैर किए स्टोमेटाइटिस स्थायी रूप से ठीक नहीं होगी। इसी के साथ ही मैं समझता हूँ कि यह पर्याप्त जानकारी है और मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।